हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक ले रहे हैं और वो है पृथ्वी की गतियाँ। प्रीवियस क्लास में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखे थे और आज उसकी गति के बारे में देख रहे हैं। तो पृथ्वी की गतियों से संबंधित प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग कितने आसानी से सॉल्व कर पाएंगे यदि समझ लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर बेहतरीन तरीके से आप फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं तो उम्मीद है कि किसी भी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। और उसी का प्रयास आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे कि कोई प्रश्न किसी परीक्षा में आए तो इस टॉपिक से न छूटे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो पृथ्वी की दो गतियाँ होती है। पहला घूर्णन गति, जिसे रोटेशन के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, और दूसरा हो गया आपका परिक्रमण, जिसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। अब इन दोनों गतियों में क्या बेसिक डिफरेंस है तो सिंपल है समझना। यहाँ पे आप फिगर देखिए, यहाँ पे सूर्य भी है और पृथ्वी है और यहाँ पे सिर्फ पृथ्वी लिया गया है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन गति, और जब वो सूर्य के चारों तरफ घूमती हैं तो उसे कहते हैं परिक्रमण गति। अब अक्ष पे कैसे घूमती हैं तो आप लट्टू देखे होंगे, लट्टू जैसे ही मूव करता है ऐसे, तो ये हो गया आपका घूर्णन गति। और जब ये सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमेगा तो इसे कहेंगे परिक्रमण गति। उम्मीद है कि दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब इसका कुछ बेसिक डिटेल्स हम लोग देखते हैं। ये आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने क्षैतिज अक्ष से कितना डिग्री झुकी हुई है। तो देखिए ये होता है इसका क्षैतिज अक्ष। तो इस क्षैतिज अक्ष से जो है ना पृथ्वी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इसे आप ध्यान रखेंगे, अपने क्षैतिज अक्ष से 66.5 डिग्री पे झुकी हुई है और अपने वर्टिकल अक्ष से जो है ना 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया जाता है। अब ये जो घूमती है ये अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाती है। तो दिशा की बात करते हैं, किस दिशा में चक्कर लगाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे पश्चिम है, ये पूरब, दक्षिण और उत्तर। तो हमेशा जो है ना ये ऐसे घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर ये अपने अक्ष पे घूमती है, पहला पॉइंट। अब इसको घूमने में जो है एक चक्कर, यानी कि अपने अक्ष पे एक घूर्णन कंप्लीट करने में समय कितना लगता है उसे देख लेते हैं। तो समय लगभग लगता है 24 घंटा। अगर एग्जैक्ट की बात करें तो होता है 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड, जिसे हम लोग लगभग में 24 घंटा मानते हैं। और 24 घंटा बराबर क्या होता है, दिन और रात, दिन और रात। और देखिए इस घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। तो प्रश्न आपको पूछा जाता है कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है। तो दिन और रात घूर्णन गति के कारण होता है। तो सेकंड पॉइंट ये बनता है दिन और रात। और जब दिन और रात बनता है घूर्णन गति के कारण, यही कारण है कि इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। दैनिक गति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी गति के कारण दिन और रात होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है कि हमारा परिक्रमण गति। परिक्रमण को इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहते हैं। परिक्रमण मतलब हो गया कि सूर्य के चारों तरफ अंडाकार पथ पे पृथ्वी जो है ना चक्कर लगाती है। तो इस चक्कर को लगाने से क्या परिवर्तन होता है, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट कि ये किस दिशा में घूमती है, तो ये भी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। जिस दिशा में ये घूर्णन करती है उसी दिशा में ये सूर्य की चक्कर लगाती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका दिशा, पश्चिम से पूरब की ओर। सेकंड हो जाता है कितना समय लेती है एक चक्कर लगाने में सूर्य का। तो ये समय होता है आपको 365 दिन 6
घंटा। अब इसको हम लोग जो है ना एक वर्ष मानते हैं, एक वर्ष मानते हैं। तो हम लोग 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं, 6 घंटा को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब ये 6 घंटा जो है ना 4 बार जो है ना +6 अब देखिए 4 बार में क्या बनता है 24 घंटा, और 24 घंटा को हम लोग क्या बोलते हैं एक दिन बोलते हैं। तो ये 4 साल में जो है ना एक दिन बन जाता है, और वही एक दिन जो होता है वो फरवरी में आपको एक ऐड होता है, जिससे आपका फरवरी 29 का हो जाता है मंथ। और ये एक दिन जब जुड़ता है 365 में तो वो बन जाता है 366 दिन, और इसे क्या कहते हैं लीप वर्ष कहते हैं। तो लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट यहाँ से है कि 4 साल में जो है ना एक बार लीप वर्ष आता है। क्यों? क्योंकि 6 घंटा एक्स्ट्रा हो रहा है, जिसको हम लोग 3 बार इग्नोर करते हैं, और चौथे बार में ये 24 घंटा पूरा होता है, तो इसको ऐड करके हम लोग शो कर देते हैं लीप वर्ष में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है कि यहाँ से समझ में आ गया होगा। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अंडाकार पथ पे चक्कर लगाती है। तो कभी पृथ्वी सूर्य से दूर होती है और कभी पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो इन सूर्य के दूर और निकट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसे हम लोग देखते हैं। पृथ्वी से सूर्य का जो औसत दूरी है वो है आपका 149.6 औसत दूरी बराबर 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये हो गया आपका पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी। तो औसत दूरी क्या होगा, एक बार सूर्य के काफ़ी निकट आ जाती है और एक बार सूर्य के काफ़ी दूर चली जाती है। तो इस जब निकट आती है पृथ्वी यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस बनता है आपका 147.7 मिलियन किलोमीटर। और जब दूर होती है तो ये डिस्टेंस जो बनता है 152.1 मिलियन किलोमीटर। तो ये जब दूर होगी तो 152.1 हो जाएगा, अब जब निकट होगी तो 147.7 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। और इसी के औसत दूरी को क्या बोलते हैं, खगोलीय एकक। एक क्वेश्चन पूछा था कि खगोलीय एकक क्या है। खगोलीय एकक क्या है? तो खगोलीय एकक पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को कहा जाता है। और जब ये निकट होती हैं, सूर्य के निकट होती हैं, तो इस घटना को उपसौर कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। और यह जो उपसौर की घटना होती है वो होती है 3 जनवरी को, याद रखेंगे। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को। और जब दूर होती हैं, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, इस घटना को अपसौर कहा जाता है, इस घटना को अपसौर। और ऐसी घटना 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को होती है। तो ये उपसौर और अपसौर समझ गए। अब उपसौर और अपसौर का ही औसत जब निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, खगोलीय एकक, या पृथ्वी और सूर्य का औसत दूरी। तो ये उम्मीद है कि ये आपको उपसौर और अपसौर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसकी परिक्रमण गति से होने वाले ऋतु में परिवर्तन कैसे होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर जो ऋतु में परिवर्तन होता है वो परिक्रमण गति के कारण होता है, लेकिन कैसे होता है उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि पृथ्वी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्या है कि ये आपका पृथ्वी हो गया। पृथ्वी का वह सबसे बड़ा वृत्त जो पृथ्वी को 2 भाग में बांट देता है, जिसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, वो आपका इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहलाता है। जैसे कि ये रेखा जो हो गया आपको सेंटर से पास कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा, और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। और ये भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो इसे कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री आप नीचे आते हैं तो इसको कहते हैं मकर
रेखा। अब होता क्या है कि पृथ्वी जो है ना सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब मान लीजिए कि पृथ्वी हमारा यहाँ पे है, एक समय में यहाँ पे है, तो क्या होता है इसका जो है ना ये आधा भाग जो होता है, ये आधा भाग सूरज के द्वारा प्रकाशित होता है और आधा भाग क्या होता है, अंधकारमय होता है। क्योंकि पृथ्वी गोल है तो एक ही समय में पूरे पृथ्वी पर सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच सकता है, इसलिए आधा भाग जो इधर आधा है इधर सूरज की तरफ उस पर प्रकाश होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, दिन होता है। और फिर 12 घंटा में जो है ना सूरज चूँकि अपने अक्ष पे चक्कर लगा रही है तो फिर ये जो है ना ऐसे 12 घंटा में घूम जाती है। तो जो अंधकार वाला जहाँ पे रात होता है वो इधर आता है तो इधर दिन होता है, और जो दिन वाला था इधर जाता है तो वो क्या होता है, रात होता है, जिसके कारण ये घूमने के कारण जो होता है ना दिन और रात होता है। लेकिन ये परिक्रमा भी तो कर रही है, तो एक चक्कर इसको लगाने में कितना टाइम लगता है, 365 दिन 6 घंटे, 6 घंटे, और इसको हम लोग मान लेते हैं 12 महीना। तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में 12 महीना, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा, 6 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा। आधा दूरी तय करने में इसको 6 महीना लगेगा, और इसका आधा दूरी तय करने में कितना लगेगा, 3 महीना। तो यहाँ से यहाँ तक 3 महीना, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 महीना, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 महीना लगेगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 3 महीना। तो ये क्या हो जाएगा, 12 महीना का एक चक्कर हो जाता है पृथ्वी का। अब एक समय ऐसा आता है कि सूरज के तरफ पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसका दक्षिणी ध्रुव आता है। जब उत्तरी ध्रुव आता है तो उस समय उत्तरी ध्रुव में सूरज का प्रकाश ज़्यादा देर तक पड़ता है और दिन क्या होता है, बड़ा होता है। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे सूरज का प्रकाश पड़ता है तो दक्षिणी ध्रुव में दिन का जो लंबाई होता है वो बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, और वो कंडीशन बनता है, यहाँ पे देखिए, जब सूरज का प्रकाश इक्वेटर पे यानी कि भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है तो उस समय क्या होता है कि इसके आधा भाग में, यहाँ देखिए ये आधा भाग में प्रकाश रहता है पूरा, यानी कि दोनों गोलार्धों में, ये अगर उत्तरी गोलार्ध है ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में आधा भाग पे इधर प्रकाश रहेगा और फिर उत्तरी गोलार्ध में भी आधा इधर प्रकाश रहेगा, और फिर 12 घंटे में ये पृथ्वी का होता है घूम जाएगा, अपने अक्ष पे घूर्णन करेगा। तो जहाँ पे ये 12 घंटा का दिन हुआ, 12 घंटे का दिन हुआ, तो जितना देर इधर दिन है उतना ही देर इधर क्या हो जाएगा, रात रहेगा, और 12 घंटे में क्या हो जाएगा, फिर से घूर्णन करके घूम जाएगा। तो ये जो भाग था इधर आ जाएगा और ये अंधकार यानी कि रात वाला भाग इधर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है तो उस समय दिन और रात उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। और ऐसा कंडीशन आपको 2 बार बनेगा। देखिए, एक बार तो सूरज जो है ना, जैसे ये सूरज हो गया, ये आपका सूरज हो गया, तो एक बार ऐसा यहाँ पे बनेगा, देखिए यहाँ पे बनेगा, और एक बार यहाँ पे बनेगा, यानी कि ऐसा कंडीशन 2 बार आएगा। तो ऐसा कंडीशन एक बार आता है आपको 21 मार्च को, 21 मार्च को, और फिर जब यहाँ पे 21 मार्च हो रहा तो 6 महीने के बाद आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 23 सितंबर, 23 सितंबर को। अगर मान लेते हैं ये है आपका 21 और ये है आपका 23 सितंबर, तो ये यहाँ पे पड़ रहा है, फिर इधर से घूम के 6 महीने के बाद ये जो है ना इधर जब आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा कंडीशन 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। और जब दिन और रात बराबर होता है दोनों गोलार्धों में, ऐसी घटना को विषुव कहा जाता है। विषुव का मतलब हो गया दिन बराबर रात, मतलब कि जितना देर का दिन होगा उतना ही देर का रात होगा। तो जब 21 मार्च को होता है तो इसको बोलते हैं बसंत विषुव, बसंत विषुव। और इस समय क्या होता है, यहाँ पे शरद विषुव होता है। और 23 सितंबर को क्या होता है, शरद विषुव। और विषुव मीन्स दिन और रात क्या हो गया आपका, बराबर हो जाता है। तो बसंत विषुव और शरद विषुव 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है,
बराबर होता है। तो ये देख लिए कि जब सूरज का प्रकाश इक्वेटर में पड़ता है तो दिन और रात बराबर होता है, और ऐसी समय 2 बार आता है, 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात दोनों गोलार्धों में बराबर होता है, एक समान होता है। एक समय ऐसा आता है कि सूरज का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, और ऐसा कंडीशन आता है आपका 21 जून को, 21 जून को। तो यहाँ पे क्या होता है कि सूरज का प्रकाश काफ़ी देर तक मिलता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि सूरज का प्रकाश जो है ना वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में जो है ना दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। और ऐसा कंडीशन बनता है आपको 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पे बड़ा दिन तो छोटी रात, यहाँ बड़ा दिन तो छोटी रात, या ऐसा कहेंगे कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो सबसे छोटा दिन कहाँ होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। इसका उल्टा, दक्षिणी गोलार्ध में अगर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इतना जो डिस्कशन किए, इसका निष्कर्ष क्या है, फाइनली हम लोग को किस किस क्वेश्चन का पता चला, इसमें उसको हम लोग समराइज करके देख लेते हैं। अब इसमें कुछ हम लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट बना है जिसको हम लोग अभी डिस्कशन किए, उससे हम लोग देख लेते हैं कि क्या निष्कर्ष इस वीडियो से निकलता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि गतियाँ क्या हो गया, घूर्णन और परिक्रमण। तो घूर्णन गति के कारण जो होता है ना दिन और रात होता है, और इसे एक घूर्णन कंप्लीट करने में 24 घंटे का लगभग समय लगता है। सेकंड, परिक्रमण में जो होता है ना, इसकी वजह से ऋतु में परिवर्तन होता है, और एक चक्कर सूरज का करने में पृथ्वी को लगा समय 365 दिन 6 घंटे का होता है। नेक्स्ट, खगोलीय एकक क्या है। क्वेश्चन में बार बार किया था कि खगोलीय एकक क्या है, तो पृथ्वी से सूरज का औसत दूरी को कहते हैं खगोलीय एकक। और औसत दूरी क्या होता है, उपसौर प्लस अपसौर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि उपसौर जो होता है वो पृथ्वी का सूर्य से न्यूनतम दूरी होता है, और ये 3 जनवरी को ऐसा होता है। और अपसौर जो होता है ना वो पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी होता है, और होता है ये 4 जुलाई को। तो खगोलीय एकक पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत दूरी को कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका थर्ड, विषुव। विषुव की घटना 2 बार बनती है, जब सूर्य जो होता है ना पृथ्वी के भूमध्य रेखा के लंबवत होता है। तो एक बार होता है आपको 21 मार्च को, और दूसरी बार होता है आपको 23 सितंबर को। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, जिससे बसंत विषुव और शरद विषुव के नाम से आता है। और विषुव क्या है, विषुव हुआ है जब दिन और रात बराबर हो जाए। और लास्ट आपका है कि सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है, क्योंकि कर्क रेखा पर लंबवत होता है सूर्य का प्रकाश, और कर्क रेखा आपको उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, ये हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि 21 जून को सबसे छोटा दिन हो जाएगा, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध। और इसका आप उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो ये इसका निष्कर्ष निकला। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आ रहा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।